गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th की एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। ये इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग आज पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह चैप्टर कई भाग में डिवाइड किया गया है और उसका पहला भाग है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो हम लोग आइए जानते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहते किसे हैं? किसी भी व्यक्ति का अपने देश के प्रति निस्वार्थ भावना, प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं और जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना जागृत होती है उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है। उसी व्यक्ति को ही राष्ट्रवादी कहा जाता है। और राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में क्यों आई, ऐसा क्या कारण था, आइए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। हम ये जानते हैं कि जब से सभ्यता का विकास हुआ, यह संसार छोटे छोटे कबीलों में विभाजित था, बटा हुआ था और हर कबीले में एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हुआ करता था, शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था जिसे राजा कहा जाता था। और वह राजा जो कुछ भी बोलता था वही नियम बन जाता था, वही कानून बन जाता था। इन राजाओं में तमाम ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे, प्रजा को अपने पुत्र की भांति उनकी देखभाल करते थे, ज़रूरतों की पूर्ति किया करते थे। लेकिन इन्हीं राजाओं में कई ऐसे राजा हुए जो बहुत ही निरंकुश हुए। अब निरंकुश किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो अपने मन की सिर्फ करे, किसी की बात को न सुने, किसी के विचार को न सुने, न समझने की कोशिश करे, केवल अपने ही विचार को, अपनी ही भावनाओं को वह लोगों पर थोप दे, जबरदस्ती उनसे उस भावना के बारे में मीन्स उस शासन प्रणाली के माध्यम से कार्य करवाए, उसे ही हम तानाशाह कहते हैं। जैसे आज के समय में आप देखिए, एक बहुत ही भयानक तानाशाह का नाम लिया जाता है, किंग जोन्स। ये दक्षिण कोरिया का है। आप लोग टीवी चैनल्स पर देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में हम जाते हैं जहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। बात करते हैं यूरोप की। यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राज्य हम नहीं कह सकते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था, कबीलों में बटा था। वहाँ पर भी जो जातियाँ हुआ करती थी उनमें से कोई शक्तिशाली व्यक्ति होता था, वह राजा बन जाया करता था और उसके द्वारा एक एक बोला गया शब्द कानून होता था। वो जब चाहे लोगों पर कर बढ़ा देता था। वो हमेशा इसी ताक में रहता था कि किस तरह से उसकी सुख समृद्धि में वृद्धि हो, कैसे उसका राजकोष कैसे बढ़ता रहे, अधिक से अधिक धन कैसे आए, प्रजा को कितने भी कष्ट क्यों न झेलने पड़े। ऐसे व्यक्ति को ही हम निरंकुश व्यक्ति, निरंकुश राजा कहते हैं। तो आइए हम लोग फ्रांस को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि ये क्षेत्र यूरोप है और यूरोप में ऐसे तमाम छोटे छोटे कबीले क्षेत्र थे। वहाँ पे अलग अलग राजा हुआ करते थे। वहीं पे एक स्थान था फ्रांस। स्थान कौन सा था? फ्रांस में भी ऐसे ही एक अत्याचारी राजा शासक बन बैठा था जो कि प्रजा के सुख के बारे में कुछ भी सोचता नहीं था और उसका नाम था लुई 16वां। और ये लुई 16वां जो था ये उर्बो नामक राजवंश से था। कौन से वंश से था? उर्बो, युवा लिखा गया है, उर्बो नामक राजवंश से था। वो बहुत ही क्रूर था। उसका नाम था लुई 16वां। मीन्स उर्वो वंश के जो राजा थे उनका नाम ही हुआ करता था लुई।
अब जो पहला था उसके नाम के आगे पहला जुड़ गया, जो दूसरा था उसके नाम के आगे दूसरा जुड़ गया, लेकिन ये हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन है? 16वां है। वो कौन है? 16वां है। तो ये जो यूरोप है, यूरोप में जो स्पेशली मध्य भाग था प्लस फ्रांस, यहाँ के जो राजा थे उस समय बड़े ही क्रूर अत्याचारी हो गए थे। वो प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे, तो लोग टूट गए और उस शासन पद्धति को बदलने के बारे में सोचने लगे। लोग सोचते रहे और इसका सबसे प्रथम विचार जो आया वो फ्रांस के लोगों में आया, वो आया राष्ट्र का विचार। उस समय ना तो कोई राष्ट्र था ना कोई देश था, तो फ्रांस के लोग सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू किए। उन्होंने सोचा कि हम इस शासन पद्धति को ही बदल डालेंगे। आज के समय में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, हम लोग मीन्स प्रजा अपने लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक नया शासक चुनती है। यदि शासन अच्छा रहा, लोगों के प्रति रवैया अच्छा रहा, विचार अच्छा रहा, तो अगली बार फिर से हम चुनाव में जिता देते हैं। अगर वो हमारे लिए अच्छा कार्य नहीं किया तो हम अगली बार जब चुनाव होता है तो हम दूसरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं। सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट कहना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो राजवंश चला आ रहा था वहाँ पे ये पद्धति नहीं थी। जरा सोचिए, एक राजा अगर निरंकुश निकल गया, आने वाली पीढ़ी दन दीजिए, वहाँ हम राजा चुन नहीं सकते हैं। राजा का बेटा ही राजा होगा, यही नियम था कबीलों का उस समय उस क्षेत्र में। अगर राजा अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। सोचो अगर राजा अच्छा नहीं हुआ तो हम उसकी निरंकुशता को, उसकी क्रूरता को हमें झेलना ही पड़ेगा। अब क्रूरता वो कैसे करता था? कर बढ़ा देता था, बारिश हो ना हो लोगों को लगान चुकाना ही पड़ेगा। ऐसे तमाम प्रकार के नए नए टैक्सेस लगाते चले जाते थे और प्रजा उन टैक्सेस यानी करों में डूब जाती थी। लोग हमेशा पीड़ित रहा करते थे। मान लीजिए बारिश नहीं हुई, फिर भी जो किसान हैं उन्हें लगान देना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था थी। उसी व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे पहले फ्रांस के लोग एकजुट हुए और बदलने का प्रयास शुरू कर दिया। उन्होंने राजा को बेदखल कर दिया, उसके सिंहासन से बेदखल कर दिया और अपने लिए प्रजातंत्र स्थापित करके एक नए राजा का चुनाव किया। एक बार हम लोग जितना कुछ अध्ययन किए हैं, आइए उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग अब तक जाने कि राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। व्यक्ति के अंदर बिना किसी स्वार्थ के अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। अब एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे जानिए आप सरदार भगत सिंह, वो देश के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए। क्या उन्हें कुछ मिला? व्यक्तिगत रूप से कुछ मिला? नहीं मिला। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ। कब हुआ? 1789 ईस्वी में। और उसका कारण क्या था? राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? वो था बुर्बो वंश का क्रूर शासक। अब उसी को अकेले दोष देना ठीक नहीं है। जितने भी क्रूर शासक थे, तानाशाह शासक थे, वो सभी राष्ट्रवाद के उदय का कारण हुए। लेकिन जो ज्वलंत कारण था वो लुई 16वां ही था। हम लोग अब तक इतना अध्ययन कर चुके। जब फ्रांस में तानाशाही समाप्त हो गई, एक नया शासक वर्ग तैयार हुआ जो कि जनता के द्वारा ही चुना गया और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। आइए हम लोग देखते हैं कि जब क्रांति हुई थी फ्रांस की, उस समय क्या क्या कार्य किए गए थे। बहुत शॉर्ट में जानेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा होता चला जाएगा। तो
हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आप यहाँ पे चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं, उनको बढ़ा करके हेडलाइन बना करके आप लोग लिखेंगे ताकि अच्छे से अच्छा मार्क आपको मिल जाए। आइए हम लोग देखते हैं क्रांति के समय फ्रांस के लोगों ने क्या क्या कार्य किए। ध्यान देने वाली बात है, क्रांति के समय सामूहिक भावना बढ़ाने का प्रयास। देखो, समूह संघे शक्ति कलयुगे, ऐसा आज हम लोग भी पढ़ते हैं। तो समूह बनाने के लिए लोगों ने तमाम तरह से प्रयास किए। उन प्रयासों में था पितृभूमि। क्या था? पितृभूमि और नागरिकता की भावना। लोगों ने जगह जगह जाकर के लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को यह संदेश दिया कि यह पितृभूमि हमारे, ये शासक बड़ी ही क्रूरता के साथ शासन कर रहा है, वो उसकी पितृभूमि नहीं है, वो हमारी पितृभूमि है। जहाँ हमारी बात आती है लोग जुट जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही भावनाओं का संचार लोगों के मन में उस समय किया गया और लोग एकजुट हो गए। जब उनको पता चला नहीं, ये जमीन हमारी है, किसी और की नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं है, तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। इससे एक बहुत बड़ा जनसमूह एकत्रित हो गया, एक समूह बन गया। नागरिकता की भावना, लोगों ने वहाँ के जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जो किसान वर्ग के लोग थे, उन्हें समझाना शुरू किया कि आप कोई गुलाम नहीं है, किसी के दास नहीं हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं, आपका इस पृथ्वी पर अधिकार है। और जब लोग ये जान ले कि किसी वस्तु पर हमारा अधिकार है, वो तन मन से धन से उसे अपनाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। ऐसे कह लीजिए टूट पड़ते हैं कि वो किस तरह से अपनी जमीन को या अपने ही किसी भी वस्तु को किस तरह से सुरक्षित रखें, लोग उनसे छीन ना पाए। सोचो कितने लंबे अरसे से ऐसे राजा महाराजा शासन किया करते थे, शासन करते चले आए, उनके अधिकारों का हनन हुआ। जब लोग ये समझ गए तो उसे अपने अधिकारों को पाने के लिए लोग एक समूह में आए, इकट्ठा हो गए। समान झंडा, राजा महाराजाओं के समय में झंडे का अपना महत्व हुआ करता था। हर कबीला अपना एक निश्चित झंडा रखता था और वो अपने घरों के ऊपर झंडों को लहराया करते थे। अगर जनसमूह में वो निकलते थे तो भी उस झंडे को साथ में लेकर के चलते थे। उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन का माध्यम था झंडा। क्योंकि लोग एकत्रित हो रहे थे, अलग अलग कबीले से थे, अलग अलग क्षेत्र से थे, तो वहाँ के जो नेता वर्ग थे, जो अगुआ हुआ करते थे फ्रांस की क्रांति के, उन्होंने एक निश्चित झंडे का चुनाव किया। इससे क्या हुआ कि लोग उस झंडे के नीचे आकर के झंडे के सम्मान में लोग इकट्ठा होने लगे और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। ये सारे कार्य क्रांति के समय किए गए थे, तब जाकर के क्रांति सफल हुई थी। अब हम अध्ययन करने चल रहे हैं कि क्रांति के बाद किए गए कार्य, अर्थात जब फ्रांस की क्रांति हुई, प्रजातंत्र स्थापित हो गया, राजा को हटा दिया गया उसके पद से, उसके बाद लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए गए, उसी का अध्ययन हम लोग करने चल रहे हैं। सबसे पहले क्या किया गया? एक नया संविधान बनाया गया। देखिए, नया संविधान। संविधान किसे कहते हैं? नियमों का वह संग्रह, नियमों का वह संग्रह जो राज्य को किस तरह से चलाना है, संविधान कहलाता है। उसी निश्चित बुक में
सारे नियम कानून लिखे गए होते हैं कि देश को किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से लोगों की भलाई के लिए कार्य किए जाएं, क्या क्या कार्य हो सकते हैं। यही है संविधान। तो फ्रांस के लोगों ने अपने लिए एक नया संविधान चुना, बनाया। इससे पहले क्या था कि जो शासक तानाशाह था वही जो कुछ भी बोल देता था वही नियम हो जाता था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, अब तो प्रजातंत्र हो गया, लोगों का शासन हो गया, तो उसके लिए एक निश्चित संविधान की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए फ्रांस के लोगों ने जो सबसे पहला कार्य किया वो कार्य किया संविधान को बनाने का। दूसरा कार्य क्या किया था? सभी को समान अधिकार। जो फ्रांस के लोग थे उनको एक समान अधिकार दिया गया। कैसे? पहले अधिकार समान नहीं थे। लोग अपने वंश के अनुसार ही ऊंच और नीचे हुआ करते थे। जाति के आधार पर ऊंचा नीचा विभाजित किया गया था। धन के आधार पर भी ऊंच नीच की भावना पनप रही थी। लेकिन जब क्रांति हुई तो उस समय सब लोगों को समान अधिकार दिया गया। विशेष रूप से वंश के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आगे क्या है? सामंती व्यवस्था का अंत। सामंती व्यवस्था बहुत ही कठोर व्यवस्था हुआ करती थी। आप उदाहरण के लिए ऐसे समझिए इसको, सामंती व्यवस्था को, कि मान लीजिए कोई एक निश्चित क्षेत्र, चाहे जिसको मान लीजिए आप अपने हिसाब से अपना ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट या अपने स्टेट को मान लीजिए, वहाँ पर 4-6 लोग ऐसे हुआ करते थे जो संपूर्ण जमीन के मालिक होते थे। जैसे अभी आपको क्या बताया गया था, फ्रांस, मान लीजिए फ्रांस इतना बड़ा था। अब इसमें 5 लोग मान लीजिए कि भूमि के स्वामी थे। भूमि का सारा मालिकाना हक उन 5 लोगों के अंतर्गत था। अब वो लोग क्या करते थे कि किसानों को जमीन दे देते थे कि भाई आप ये जमीन हमारे लीजिए और इस पर खेती करवाइए, परिश्रम करवाइए। तब वो किसान क्या करते थे? मजदूरों को जमीन दे देते थे और उसके बदले में उनसे कर लेते थे। जिन मजदूरों को ये जमीन मिलती थी वो उसके असली मालिक नहीं थे। जो व्यक्ति मजदूरों को जमीन देते थे अर्थात किसान, वो भी उसके असली मालिक नहीं थे। असली मालिक कौन था? 2-3 लोग, 2-4-6 लोग संपूर्ण क्षेत्र के जमीन के मालिक हुआ करते थे, जिन्हें सामंत कहते हैं। क्या कहते थे? सामंत। तो इस तरह से वो मजदूरों के हित के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। वो लगान हर हाल में वसूल लिया करते थे। तो उस सामंती व्यवस्था का भी अंत कर दिया गया, अर्थात जमीन लोगों में विभाजित कर दी गई। जो जिस जमीन पर खेती करेगा वह उसका स्वामी था। अगला कार्य क्या था? स्टेट जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली की स्थापना हुई। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टेट जनरल कहते किसे हैं। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, देश के लिए कानून बनाने का कार्य, देश के विकास के लिए कानून बनाने का कार्य, देश की सुरक्षा के लिए कानून बनाने का कार्य, ये सभी कार्य एक स्थान पर होते हैं और उस स्थान को हम संसद भवन कहते हैं। ऐसे ही राजाओं के समय में भी स्टेट जनरल हुआ करते थे। जैसे आज संसद होता है वैसे स्टेट जनरल हुआ करते थे और वहाँ पर राजा के कुछ मंत्री बैठा करते थे। सोचो, राजा निरंकुश, तो लोग राजा के बारे में सोचेंगे या प्रजा के बारे में सोचेंगे? अगर वो राजा के हित में ना जाकर के प्रजा के हित में अगर सोचना शुरू कर दिए, उनको उनके पद से मुक्त कर दिया जाता था। हो सकता है उन्हें फांसी दे दी जाए। इस तरह से जो लोग वहाँ बैठते थे, चाहे डर की वजह से या चाटुकारिता चापलूसी की वजह से, वो राजा के पक्ष में ही हर डिसीजन लिया करते थे। तो वहाँ पर स्टेट जनरल को हटा दिया गया और वहाँ पर ऐसे प्रतिनिधि भेजे जाने लगे जो जनता के द्वारा चुने जाते थे। जनता उन्हें चुनती थी और नेशनल असेंबली में भेजती थी। लोग वहाँ जाते थे और जनता के लिए नियम कानून बनाते थे ताकि उससे जनता की भलाई हो। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया।
क्या किया गया? जो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लगते थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। इससे जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उन्हें बड़ी ही सहजता महसूस हुई। अब आंतरिक शुल्क को समझिए। पहले आंतरिक मतलब होता है अंदरूनी। जैसे मान लीजिए ये फ्रांस है, यहाँ के किसी भाग से आप दूसरे भाग में, यहाँ के एक भाग से दूसरे भाग में अगर अपनी वस्तु को आप बेचना चाहते हैं, मान लीजिए कि एक भाग है वहाँ पे कच्चा सामान अगर 20 रुपये में बिक रहा है और जो दूसरा भाग है वही कच्चा सामान उस स्थान पर अगर 30 रुपये में बेचा जा रहा है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। यही सोच करके लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे अपने वस्तुओं को बेचने के लिए। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके वस्तुओं को बेचने के लिए एक कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसे आंतरिक कर कहते हैं। अब सोचो, अगर वो 20 रुपये की वस्तु को 30 रुपये में बेच रहा है, बीच में अगर कर लग गया, 12 रुपये का कर लग गया, 12 रुपये का कर लग गया तो उसे नुकसान हो गया। वो इसीलिए व्यापारी अपने जिस स्थान पर रहते थे वहीं पर वस्तुओं को बेचने के लिए मजबूर हो रहते थे, आंतरिक कर न दे पाने की वजह से। तो क्रांति के बाद उस कर को समाप्त कर दिया गया। इससे व्यापारिक वर्ग में खुशी का बहुत अच्छा माहौल उत्पन्न हुआ और लोगों में खुशी लहराई। नापतोल की समान पद्धति बनाई गई। जो नापतोल की पद्धति थी उस समय एक समान नहीं थी। जिसके पास जो भी वस्तुएं होती थी वो उसी में से किसी को नापतोल का सामान बना लेता था। जैसे मान लीजिए आपके पास कटोरी है तो कटोरी से वस्तुओं को नाप करके या तौल करके बेचा जाता था। दूसरे स्थान पर जाए अगर हम चले गए, वहाँ कटोरी छोटी हो या बड़ी हो, वो जिसके हिसाब से थी वो अपने हिसाब से वैसे ही रेट लगाते थे। लेकिन क्रांति के बाद एक समान नापतोल बनाया गया। लीटर वाली जो बस थी उसके लिए भी निश्चित पैमाना फिक्स किया गया और जो तौल के लिए भार वाली वस्तुएं हुआ करती थी उनके लिए भी जैसे 1 किलो का बाट बनाया गया, 2 किलो का बाट बनाया गया। इस तरह से पूरे फ्रांस में एक समान नापतोल की पद्धति लागू की गई। उसके बाद क्या है, एक समान कर। लोगों को अगर वो फ्रांस के नागरिक हैं तो उन्हें वो चाहे जिस कोने में रहें उन्हें एक समान कर देना पड़ेगा। कर में कोई छूट नहीं थी, कोई अंतर नहीं था। ये बहुत खास व्यवस्था थी लोगों के लिए। लोग बड़ा ही आज़ादी भरा माहौल महसूस कर रहे थे इन सभी बातों को जान करके। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। ध्यान दीजिए, अभी बताया गया था कि पूरा फ्रांस छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और हर कबीले की अपनी अलग भाषा हुआ करती थी। आप कबीलों वालों की भाषा नहीं समझ पाएंगे। अगर उनके पास जाके हम बात करें, जो दूर दराज के कबीले हैं अफ्रीकन के जंगलों में, अमेज़न के जंगलों में, तो हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो लोगों में एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए फ्रेंच को ही राष्ट्र की भाषा घोषित कर दी गई ताकि लोग एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की भावना को अच्छी तरीके से समझ सके। अगला बिंदु है 1793 ईस्वी में लुई 16वां को सार्वजनिक तौर पर फांसी दी गई। एक व्यक्ति थे जिन्होंने गिलोटिन नामक यंत्र का आविष्कार किया था, तो उसी गिलोटिन पर उसको फांसी दे दी गई। गिलोटिन का अध्ययन आप लोग 9th की क्लास में कर चुके हैं। उसमें एक बहुत अच्छे फैक्ट की बात दी गई है कि जिस व्यक्ति ने गिलोटिन को बनाया था उसका नाम गिलोटिन ही था, उसे भी उसी पर फांसी दे दी गई थी। सोचो, जो आविष्कार किया वही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। कारण ना कह के हम माध्यम भी कह सकते। जब फ्रांस एक जनतांत्रिक राज्य बना, राष्ट्र बना, उसी के समय एक ऐसा व्यक्ति था जो धीरे धीरे शक्तिशाली होते चला जा रहा था, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। वो धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया। सबसे पहले एक सैनिक के रूप में वो सामने आया, बाद में एक
शक्तिशाली अगुवा के रूप में आगे आया और उसके बाद वह स्वयं सम्राट बन बैठा। 1799 में वो डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर दिया और खुद सम्राट बन गया। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि लोग जिस राजा से छुटकारा पाए थे, अपना एक राजतंत्र स्थापित किए थे, आज फिर से हम वो पुरानी पटरी पर आ गए और एक उनके सामने राजा आया जिसका नाम हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। वो बहुत ही शक्तिशाली था, लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। उन्हीं कार्यों को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब नेपोलियन संहिता की बात की जाएगी तो आप इन्हीं पंक्तियों को लिख करके आप उसकी व्याख्या करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। 1804 ईस्वी में जब वो सम्राट बना, अपने सम्राट बनते ही राष्ट्रों को एकजुट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए उसने नेपोलियन संहिता बनाई। उसके अंतर्गत क्या क्या बातें थी, आइए हम लोग देखते हैं। विशेषाधिकार की समाप्ति। नेपोलियन ने सबसे पहले जो जितने भी विशेषाधिकार थे सबको समाप्त कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है, आज के समय का उदाहरण हम दे रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई मंत्री है, चाहे राजमंत्री हो या केंद्र का मंत्री हो, उसके लिए विशेषाधिकार होता है। जब वो किसी निश्चित स्थान पर जाता है तो यातायात यानी कि ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है, उसके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसे विशेषाधिकार को नेपोलियन ने सबसे पहले समाप्त कर दिया, फ्रेश कर दिया। ये पहला अच्छा कार्य था। आर्थिक असमानता दूर कर दी उसने। सोचो, जो सामंत वर्ग के लोग थे या शासक वर्ग के लोग थे, वो बड़ी बड़ी कोठियों में, महलों में रहा करते थे। जो किसान वर्ग थे वो झोपड़ियों में, झुग्गियों में रहने के लिए बाध्य थे। उसका एक ही कारण था, आर्थिक असमानता, और नेपोलियन ने उस आर्थिक असमानता को भी दूर किया। आगे क्या है, कानून के समक्ष सबको समान अधिकार। चाहे वो शासन का व्यक्ति हो या सामान्य नागरिक हो, सबके लिए एक जैसा, एक समान अधिकार था। अगर वो कानून के दायरे में आता तो जो बर्ताव एक सामान्य व्यक्ति के साथ किया जाता था, वही बर्ताव वो शासक वर्ग के साथ भी किया जाता था। ये नेपोलियन संहिता की एक बहुत बड़ी खासियत थी। इससे पहले क्या था कि शासक जो कुछ भी कहता था वही सही है, जो कुछ भी बोल दिया वही सही है। तो प्रजा चाहे निर्दोष हो या दोषी हो, लेकिन दंड का भागी प्रजा ही हुआ करती थी। तो ऐसे दंड से लोगों को मुक्ति मिली, बड़े चैन की सांस लिए लोग। यातायात के जितने भी साधन थे उसमें जो भी मरम्मत की जरूरत हुई, जो भी सुधार की जरूरत हुई, नेपोलियन ने करवाई। संचार के साधन में भी, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाना है, उसके लिए उसने एक सुचारू व्यवस्था चालू किया। समान शुल्क एवं नापतोल एक समान मुद्रा के द्वारा राष्ट्रों को संगठित करने का कार्य किया। अगला क्या है, समान शुल्क, नापतोल एवं एक मुद्रा के द्वारा राष्ट्रों को एकत्रित करने का प्रयास। देखिए, हम एक दूसरे से तभी जुड़ेंगे जब हमारा कोई स्वार्थ हो, या जैसे मान लीजिए जो हिंदू लोग हैं वो पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में भीड़ एकत्रित होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। मोहम्मडन मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं। ऐसे ही ये क्या किया कि लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। अब क्या क्या साधन अपनाए, सबसे पहले समान शुल्क। पूरे फ्रांस के जो निश्चित क्षेत्र थे, जहाँ पर फ्रांस का एक दायरा बना हुआ था, वहाँ पूरे क्षेत्र में एक समान शुल्क लगाया। सोचो, अगर आपके गांव में 1 रुपये का शुल्क हो, वहीं पड़ोसी दूसरा गांव, उस गांव में शुल्क 2 रुपये लग जाए, क्या एक समान हुआ? नहीं, एक समान नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि पूरे फ्रांस भर में एक समान शुल्क लगवाया। चाहे जो कर लगाता था वो सारे कर एक समान हुआ करते थे, वो सबको बराबर देना पड़ता था। नापने तोलने की चीज़ें,
उनका एक निश्चित पैमाना बनाया, जो वजन करने के लिए बटखरा बनाया गया, बाट बनाया गया, वो भी एक समान था। उसका वजन, जो वजन एक बटखरे का मान लीजिए आपके गांव में है, वही फ्रांस के एक अंतिम छोर पर जो गांव हो वहां पर भी वही पद्धत पाई जाती थी, मीन्स वही बटखरा पाया जाता था। मुद्रा, एक समान मुद्रा पूरे फ्रांस में। जैसे देखो कबीले हुआ करते थे, कबीलों में सबका अलग अलग साधन हुआ करता था, अलग अलग मुद्राएं हुआ करती थी, लेकिन जब एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित हुए तो वहाँ पर मुद्रा एक बनाई गई। जो मुद्रा फ्रांस के एक कोने पर चलती थी वही मुद्रा फ्रांस के दूसरे कोने पर भी चलती थी। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण फ्रांस के क्षेत्र में मुद्रा एक ही थी। लोग एक समान मुद्रा का प्रयोग करते थे, उससे अपने लिए वस्तुएं खरीदते और बेचा करते थे। ये थी हमारी नेपोलियन संहिता। ऐसे आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, जितना भी आपको बताया गया है इस वीडियो लेक्चर में आप लोग उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप उन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, नेपोलियन संहिता किसने लागू की थी? क्या नाम होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। कब लागू हुई? 1804 ईस्वी में। ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें दी गई हैं, बस ज़रूरत है आपको ध्यान से समझने की।